हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला की एक क्लास ले चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग, वर्ण विचार। कैसे हम वर्णों का संयोग करते हैं, कैसे वर्णों से हम शब्द बनाते हैं, फिर शब्द से कैसे वाक्य बनाते हैं। और आज इस क्लास में हम सीखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज इस क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, वर्ण संयुग में जो शब्द आधे लिखे जाते हैं, जो शब्द पूरे नहीं लिखे जाते, उसी को कहते हैं आधा वर्ण। आप देखे होंगे कि जब आप शब्द पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वर्ण आधे लिखे जाते हैं। जो आधे लिखे जाते हैं, जो पूरे नहीं लिखे जाते, उसी को आधा कहते हैं। आधा कैसे होते हैं, कितने तरीके से होते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। शब्द रचना में आधे व्यंजन वाले वर्ण जो होते हैं, शब्द रचना में आधे व्यंजन वाले जो वर्ण होते हैं, वो अगले व्यंजन में जुड़ जाते हैं। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप देखते जाइए। ये जो आई की मात्रा आपको दिख रही है, आई की मात्रा की तरह दिख रही है, इसके बिना जो शब्द लिखे जाते हैं उसे आधा कहते हैं। आधा करने के पश्चात उनको अगले वर्ड में जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से समझिए कि जो वर्ड पूरे नहीं लिखे जाते उसी को आधा वर्ड कहते हैं। तो आधा वर्ड जो लिखा जाता है उसको कैसे पूरा वर्ड लिखा जाता है। जैसे अगर का लिखा गया, तो अगर आप ग देख रहे हैं, ग लिखा गया, उसमें से अगर हम इस आई की, जो आई की तरह सिंबल दिख रहा है, मात्रा दिख रही है, इसको अगर हटा दें तो ए कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आधा हो गया, एक ग जो हो गया आधा हो गया। तो जो शब्द पूरे नहीं लिखे जाते, आधे लिखे जाते हैं, उसी को कहते हैं आधा वर्ड। ठीक है। और जो ये आधा वर्ड होता है वो अगले व्यंजन में जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है, देखिए। जैसे आप लिख रहे हैं बच्चा, बच्चा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बा लिखे, आधा च लिखे, यहाँ जो ऐसे करके मात्रा थी उसको हटा दिए, ठीक है। उसके बाद पूरा च लिख करके उसके साथ हम जोड़ दिए, ये बन गया बच्चा। ठीक है, बन गया बच्चा। आप ऐसे देखिए कि जो वर्ड आधे लिखे जाते हैं, जो वर्ड पूरे नहीं लिखे जाते, उसी को आधा कहते हैं। और जिसको यहाँ ए वाला सिंबल हटा करके आधा लिखते हैं, उसको अगले व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर संख्या, लग्गी, बच्चा, पंजा, ठंडा, ब्यास, प्यास, बल्ला आदि। ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। आगे देख लेते हैं। वर्ड संयोग जब करते हैं तो जो बिना इस आई आई की मात्रा, जैसे आपको दिख रहा है की मात्रा, वो वाले व्यंजन होते हैं, या तो उसे सीधे मिला दिए जाते हैं या तो उनमें हलंत लगा दिया जाता है। मतलब एग्जाम्पल से देखिए कि जो आधे वर्ड लिखे जाते हैं, जो आधे वर्ड लिखे जाते हैं उसको दो तरीके से लिखते हैं। जो इसमें से ए वाला सिंबल हटा दें, जैसे इसको यहाँ अलग कर दिए है ना, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। जब ऐसे हो जाएगा, इसको दो तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए गा, गा को ले लीजिए, दो तरीके से कैसे लिखते हैं। या तो आप ऐसे ए वाला सिंबल हटा करके बस गा ऐसे लिख सकते हैं, ए भी आधा हो गया। या तो आप पूरा गा लिख करके नीचे हलन कर देंगे तो ये भी आधा हो गया। ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ऐसे सारे वर्ड बनते हैं। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए का, और क और फ को देख लीजिए, क और फ कैसे लिखा जाएगा। वहां पर ए मात्रा जो ऐसे दिख रही है, इसको ऐसे नहीं हटाएंगे। अगर ऐसे हटा देंगे तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, ऐसे बन जाएगा, तो ये सही नहीं है। तो इसको आधा कैसे लिखेंगे, तो हम इसको जो, अगर इसको का को आधा करना है तो यहाँ पर ऐसे लिख करके यहाँ पर जो गोला करते हैं उसको बाएं तरफ वाले सूर को आधा कर देते हैं, पूरा नहीं लिखते। ठीक उसी प्रकार एफ को भी करते हैं। एफ यहाँ पर देखिए पूरा है, इसको आधा करना हुआ तो बाएं तरफ के सूर को आधा कर देंगे, तेफा आधा हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। प्रत्येक शब्द कुछ वर्डों से मिलकर बनता है। अब आगे हम देखेंगे वर्तनी किसे कहते हैं। जिसे आप देखते होंगे ना, एग्जाम में आता है कि वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो वर्तनी किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें जानेंगे, तभी वर्तनी को शुद्ध कर पाएंगे। तो देखिए, प्रत्येक शब्द कुछ वर्डों से मिलकर बना है। जब भी कोई शब्द बनेगा तो कुछ वर्ड से मिलकर ही बनेगा। इन्हीं वर्डों को शब्द की वर्तनी कहते हैं। तो वही जो वर्ड है, उन्हीं वर्डों को शब्द की वर्तनी। कोई शब्द अगर बना, उस शब्द में जितने वर्ड लगे हैं, तो उन्हीं वर्डों को क्या कहते हैं, उस शब्द की वर्तनी है। देखिए कैसे, जैसे आप पानी देख रहे हैं, पानी। अब यहाँ पर देखिए पानी, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देंगे, स्पेस नहीं है। यहाँ पर देखिए पानी, पानी एक ऐसा शब्द है, पानी एक शब्द है, एक शब्द है पानी। पानी को हम अलग कर रहे हैं, देखिए कैसे, पा, आ, ना और ई, बन गया पानी। यहाँ पर देखिए क्या है, वर्ड है।
इन पानी जो पानी क्या है, ये शब्द है और ये क्या है, सारे वर्ड हैं। इन्हीं वर्डों से मिलकर ये शब्द बना है। तो इस शब्द की जो ये वर्ड है, इन्हीं को क्या कहते हैं, वर्तनी। क्या कहते हैं, वर्तनी। वर्तनी। आई होप आपकी समझ में आया हो। जैसे हम बताए कि कुछ शब्द शब्द जो होते हैं कुछ वर्ड से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं वर्ड को उन्हीं वर्ड को उस शब्द की वर्तनी कहते हैं। फिर से सुनिए कि कुछ शब्द जो होते हैं वर्डों के योग से बनते हैं। जैसे यहाँ पानी में 1 2 3 4 वर्ड हैं। इन चारों वर्डों के योग से पानी शब्द बना और इन्हीं शब्द की जो ये वर्ड है, इन्हीं वर्ड को हम कहते हैं वर्तनी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया हो। आगे देखते हैं। वर्तनी आप जान गए होंगे, इसीलिए शुद्ध वर्तनी कहते हैं लिखने के लिए, क्योंकि जब तक कोई शब्द शब्द को अगर आप लिख रहे हैं तो उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, तभी वो शब्द शुद्ध होगा, तभी उस शब्द की जो वर्तनी होगी वो भी शुद्ध होगी। ठीक है, आई होप आपको शब्द अलग करना आ गया हो। यहाँ पर हम कल बताए थे कि कैसे हम इसको अलग करते हैं। हम व्यंजन और स्वर को कल पढ़े थे कि 13 हिंदी में 11 व्यंजन होते हैं और जो होते हैं 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। जैसा कि हम कल पढ़े थे, स्वर और व्यंजन 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, कुल मिला के 52 पूरा वर्ड होते हैं। उसमें हम पढ़े थे कि स्वर और व्यंजन को कैसे अलग करना। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। कल की क्लास में हम बताए थे, बहुत ही डिटेल से बताए थे। और जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन अधूरा है स्वर के बिना। अधूरा है तो मतलब आधा है। देखिए ये पा क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर इसका जब स्वर हम निकाल दिए तो ये आधा हो गया। उसी प्रकार ना एक व्यंजन है, इसका जब हम स्वर निकाल दिए तो ये आधा हो गया। इस प्रकार से हम बताए थे वर्डों को अलग करना। तो ये जो वर्ड है, वर्डों से शब्द बना है, शब्द का ये जो वर्ड है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। आई होप वर्तनी आपके समझ में आ गया हो। आगे हम देखते हैं उसी प्रकार। देखिए चावल, चावल को आधा चा फिर आ फिर आधा आ फिर आ फिर आधा ला फिर बड़ा आ। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर बड़ा आ होगा, यहाँ पर छोटा आ और यहाँ पर बड़ा आ होगा। ठीक है, इस प्रकार चावल को भी चावल जो है एक शब्द है, इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। इस चावल का जो वर्ड है इसी को हम क्या कहते हैं, वर्तनी। इसी को क्या कहते हैं, वर्तनी। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्वर की मात्राएं। स्वर से ही मात्राएं बनाई जाती है। जो स्वर होते हैं उन्हीं को व्यंजन के साथ जोड़ करके मात्राएं बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती है, देखिए स्वर व्यंजन के बाद प्रयुक्त होते हैं। जब हम शब्द बनाते हैं तो स्वर जो होते हैं व्यंजन के बाद ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अगर हम का लिखना हो, की लिखना हो, पहले हम व्यंजन लिखेंगे, उस पर बड़ी की मात्रा चढ़ाएंगे, तो का क्या हो गया, ये व्यंजन हो गया, और ई की मात्रा क्या हो गई, स्वर हो गई। तो हमेशा स्वर क्या है, व्यंजन के बाद ही प्रयुक्त होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। स्वर ध्वनि व्यंजन के बाद ही आती है। अगर आप लिखेंगे तो भी स्वर बाद में आएगा, व्यंजन के बाद आएगा, और अगर बोलेंगे भी तो स्वर जो है व्यंजन के बाद ही आएगा। देखिए जैसे हम की लिखे, की में हम पहले बताए कि पहले क्या आया, व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आया स्वर। आप बोलिए तब भी तो, इसको लिखे तब भी आप जानिए पहले व्यंजन आया फिर स्वर आया, लेकिन बोलिए तब भी इस स्वर की साउंड बाद में, व्यंजन के बाद ही है। पहले आप कहेंगे का, फिर कहेंगे की का पहले आया, ई बाद में आया। ई क्या है, स्वर है, का है, क्या है, व्यंजन है। इस प्रकार आप जान गए, चाहे आप उसको लिखे या पढ़े तो हमेशा पहले व्यंजन पहले आएगा और स्वर बाद में आएगा। उसके बाद देखिए स्वर सहित व्यंजन क्या होते हैं, स्वर रहित व्यंजन क्या होते हैं। जैसा कि हम अभी आपको बताए कि स्वर और व्यंजन अलग कैसे करते हैं। आप स्वर सहित अगर व्यंजन लिखेंगे तो आप का, खा, गा, घा आप ऐसे लिखेंगे, सा, ना, मा, पा या etc आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर स्वर से रहित मतलब बिना स्वर के आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे। हम जैसे आप बताए कि आप ऐसे आधा गा करके या आधा घा करके नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, आधा गा या आधा घा ऐसे करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारे व्यंजन आप ऐसे नहीं लिख सकते। कुछ व्यंजन होते हैं जिसके ऊपर जिसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। देखिए स्वर सहित व्यंजन तो जैसे आप पढ़ते हैं वैसे होता है, लेकिन स्वर को अलग करना हो तो आप कैसे करेंगे, इसको आधा कर देंगे, इसमें से आप क्या निकाल देंगे, स्वर को निकाल देंगे। देखिए कैसे, अगर एक का है, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, वहां नहीं देख पाएंगे, यहाँ पर का है, ये तो का जो है स्वर सहित है, स्वर सहित है। अब जब स्वर सहित है तो आप सोच रहे होंगे इसमें स्वर कहाँ है। देखिए हम आपसे पहले ही बताए कि आ की मात्रा जो होती है उसका कोई चिन्ह नहीं है। ये मात्रा जो आप देखते हैं बड़ा आ की मात्रा है, क्योंकि अगर आप आ लिख रहे हैं उस पर आ की मात्रा लगाएंगे तो बड़ा आ हो जाएगा। आ की कोई, जो आ लिखते हैं इसका कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है।
यहाँ पर देखिए स्वर, लेकिन वहाँ पर आ की मात्रा होता है, छोटा आ होता है। तब इसको अलग करना हो तो हम कैसे अलग करेंगे? ये स्वर सहित है, इसमें स्वर है, इसको स्वर को अलग कर रहे हैं। देखिए आधा का फिर आ, अभी क्या हो गया? स्वर रहित, स्वर रहित व्यंजन। तो आई होप आपके समझ में आ गया स्वर सहित व्यंजन क्या होते हैं, स्वर रहित व्यंजन क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो आप बस इतना देखिए कि यहाँ पर मात्रा नहीं दिख रही है, फिर भी आ की मात्रा है क्योंकि इसमें निहित है। ठीक है, अगर इसको अलग किए तो का को आधा लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार आप देखिए अगर बड़ा का लिख दिए का पे बड़ा की मात्रा लगा दिए तो स्वर सहित हो गया, स्वर सहित हो गया। अब स्वर रहित कैसे करेंगे? तो इसको आधा कर देंगे प्लस यहाँ पर बड़ा आ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चिन्ह दिखा। ये चिन्ह जो एक दिख रहा है छोटा आ नहीं बड़ा है, छोटा आ का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। देखिए यहाँ पर इसको लिख दिए का, ये क्या हो गया? स्वर सहित, स्वर स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा हो। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद अब मात्रा क्या होती है? मात्रा किसे कहते हैं? शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो व्यंजन के बाद जो स्वर आता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। हम आपसे बताएं कि स्वर से ही मात्रा बनती है। जैसे इंग्लिश में जो वॉवेल होते हैं उन्हीं से मात्राएं बनती हैं, कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है। सेम उसी प्रकार आप इसको देखिए, हिंदी में भी जो स्वर होते हैं उन्हीं से मात्राएं बनती है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, आप जैसे कह सकते हैं आ से आह तक, आ से औ तक, का से मा तक, ये सब मात्राएं हैं। सॉरी, आ से औ तक ये सब मात्राएं हैं किसकी? आज का से ज्ञा तक के जितने व्यंजन हैं उन पे मात्राएं लगती हैं। स्वर पे एक स्वर दो दो एक स्वर दो बार नहीं आता है। मतलब जैसे अभी कोई वर्ड लिख रहे हैं, आप चाहें तो इस पे को की मात्रा कु की मात्रा दोनों लगा दे तो एक वर्ड पर दो स्वर दो मात्राएं आप कभी नहीं लगा सकते। ठीक है, दो मात्राएं कभी नहीं लगा सकते, एक व्यंजन पर एक ही मात्रा हो सकती है। तो देखिए जो जब शब्द निर्माण करते हैं तो हम जब शब्द निर्माण करते हैं तो व्यंजन के बाद जो मात्राएं आती है, देखिए जैसे लिखे फूल, फूल लिखे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आया व्यंजन फा, उसके बाद मात्रा आई किसका? बड़े ओ की मात्रा। उसके बाद क्या आया? ला, फिर उसके बाद आई आ की मात्रा। तो आप ये देख रहे हैं कि इस शब्द का जब हम निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर मात्रा लगाई जा, स्वर आ रहा है, व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है। ठीक है, व्यंजन के बाद जब स्वर आ रहा है, जो ये स्वर है इसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? मात्रा। आई होप आपके समझ में आया हो। आ से आह तक और का से ज्ञा तक। ठीक है, ज्ञा का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक जो व्यंजन है उसी पे मात्राएं लगती हैं। आ से औ तक जितने भी स्वर हैं उन्हीं को मात्रा कहते हैं। आगे देखिए शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर जो वर्डों के मेल को ही शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्डों के मेल को ही शब्द कहते हैं। कैसे? देखिए अभी हम आपको यहाँ पर बताए, देखिए यहाँ पर पानी था, ये सब वर्ड है। वर्ड मतलब होता है अक्षर जिसका क्षरण न हो सके। यहाँ देखिए शब्द, शब्द को तो हम तोड़ दिए, इसका क्षरण हो गया, लेकिन ये जो वर्ड है वर्ड को आप तोड़ नहीं सकते। इसके बाद आप इसको और भी तोड़ करके नहीं लिख सकते इसका, क्योंकि इसका कोई नाश नहीं होगा और इसका कोई क्षरण नहीं होगा। इसलिए इसको कहते हैं वर्ड या अक्षर, वर्ड या अक्षर। इसी को इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। ठीक है, और इसको कहते हैं शब्द या वर्ड। वर्ड को तोड़ सकते हैं, वाक्य को तोड़ सकते हैं, लेकिन शब्द वर्ड को आप तोड़ नहीं सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड ही है, ये सबसे छोटी, इससे छोटी कोई इकाई नहीं है। तो यहाँ हम आपको बताएं कि शब्दों के वर्डों के योग से शब्द बनता है, सार्थक वर्डों के योग से। आप निरर्थक वर्डों के योग से शब्द नहीं बना सकते। जब आप निरर्थक वर्डों के योग से बनाएंगे उसका कोई उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो सार्थक शब्द नहीं होगा, तो वर्डों का मेल जो है वो सही नहीं होगा और आप शब्द नहीं बना सकते। देखिए जैसे यहाँ पर पा आ ना ई हुआ, तब ए मिल करके पानी हुआ। पानी का एक अर्थ होता है जो हम पीते हैं उसी को हम पानी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं वाटर, तो उसी को पानी जब कहते हैं तो सार्थक शब्द निकल रहा है और ये वर्डों के योग से ये शब्द बन रहा है। तो शब्द किसे कहते हैं? कई वर्डों के योग से कई वर्डों के सार्थक मेल से जो बनता है उसी को हम शब्द कहते हैं। अब देखिए हम और अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे वर्डों का उच्चारण स्थान, तो थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए। अगर आपका मन करे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए चलिए देखते हैं। अब आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमेशा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये तो है छोटे बच्चों की क्लास, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चों को सीखना भी जरूरी है, क्योंकि वो शुरुआती में ही सीखा जाता है, शुरुआत में ही, और ये बहुत ऊंचे लेवल तक को पूछा जाता है ये सब जो हम आगे बताने वाले हैं। तो क्या है, वर्डों का उच्चारण स्थान। जो वर्ड हम आपको बता रहे हैं, एक एक वर्ड, उन वर्डों को कहाँ से बोला जाता है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। मुख से तो हम बोलते हैं, लेकिन मुख में भी अलग अलग भाग होते हैं। कुछ वर्ड कंठ से निकलते हैं, कुछ वर्ड तालु से निकलते हैं, तो कुछ वर्ड मूर्धा से, तो कुछ वर्ड ओष्ठ से निकलते हैं, तो कुछ वर्ड तालु से निकलते हैं, और कुछ वर्ड दंत से निकलते हैं। तो सारे वर्ड एक जगह से नहीं निकलते हैं। तो वर्डों का जो उच्चारण स्थान है, तो इस वर्ड संयोग में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उसका उच्चारण सही से जानेंगे तो उससे हम शब्द का निर्माण बहुत अच्छे से कर लेंगे और उसके सार्थक शब्दों का निर्माण करेंगे। तो देखिए, वर्डों का उच्चारण स्थान हम आज जो इसमें हम बताने वाले हैं, वर्डों का उच्चारण स्थान, वैसे बहुत इजी भाषा में आपको बताएंगे, लेकिन कुछ ट्रिक ये है, देखिए सूत्र के माध्यम से अगर आप इसको याद कर लेंगे तो एक साथ सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे इस ट्रिक से, इस सूत्र से। और अलग अलग बताएंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि अगर कहेंगे का वर्ग कंठ से बोला जाता है, तो बस का वर्ग ही नहीं कंठ से बोला जाता, आ भी कंठ से बोला जाता है, हा भी कंठ से बोला जाता है, और विसर्ग भी कंठ से बोला जाता है। तो उसको जब आप एक साथ अगर सूत्र के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, तो एक साथ सब एक साथ ही याद हो जाएंगे। अगर अलग अलग याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आपको बस इतना ही याद रह जाए, का वर्ग कंठ से बोला जाता है, हा और आ और विसर्ग भी कंठ से बोला जाता है, ये आप भूल जाएंगे। तो आज आपको ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। एक हम सूत्र से बताएंगे। अगर 2 से 3 बार इस क्लास को देख लेंगे या इस सूत्र को लिख करके आप बार बार पढ़ेंगे, तो आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे पूरी जिंदगी, ये वादा है मेरा। तो देखिए, वर्गों का उच्चारण स्थान में यहाँ पर देखिए, हम ट्रिक सबसे पहले सूत्र पढ़ेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इसका मतलब ये हुआ कि आ और कु मतलब हुआ का वर्ग, आ और कु का मतलब का वर्ग, हा मतलब हा, विसर्जनीय नाम मतलब जो विसर्ग होता है, वो सब किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। तो ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते, आपको अलग से बताते कि का वर्ग का मतलब हुआ का, खा, गा, घा, अंगा, और आ, हा और विसर्ग किससे लिखा जाएगा, तो कंठ से। अगर आपको हम ऐसे बताते तो आपको ज्यादा देर तक याद नहीं रहता, आप भूल जाते। तो उसी को हम सूत्र के माध्यम से, या कहिए कि आपको ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये ट्रिक याद कर लिए तो आप हमेशा के लिए कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से आप लिख देंगे। उच्चारण स्थान से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इसको इतने छोटे में याद करना है और इसका बस अर्थ समझना है। आ कु का मतलब हुआ का वर्ग का मतलब हुआ का, खा, गा, घा, अंगा, 5 है ना। तो का वर्ग, जो का वर्ग है और हा है और विसर्ग है, इस सबको कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। उसी प्रकार दूसरा देखिए, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु का मतलब हुआ कि ई और चा वर्ग और शा कहाँ से बोला जाएगा, तालु। पहले आप ये समझिए, ये जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ है, ये सब कहाँ है, तो यहाँ पर जो जहाँ से आवाज निकलती है उसको कहते हैं कंठ। यहाँ से जो जो वर्ड बोला जाएगा उसको कहेंगे कंठ। उसके ऊपर थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर देखिए तालु, जो जीभ ऊपर जाके छूती है उसको कहते हैं तालु। जो वर्ड जीभ बोलते समय तालु को जाके छुए, जो वर्ड बोलते समय उसी को कहते हैं तालु, ठीक है, तालु। उसके बाद देखिए, ऋतु रसा नाम मूर्धा, तो ऋतु जो मूर्धा होता है, मसूड़ों को जो छूते हैं, जीभ जब मसूड़ों को बोलते वक्त जब जीभ मसूड़ों को छूती है तो उसी को कहते हैं मूर्धा। अब देखिए, दंता क्या है, जब बोलते वक्त जीभ जो है दांत को टच करे उसी को कहते हैं दंता। जो वर्ड दांत को छूते हुए बोला जाए उसी को कहेंगे दांत, दंता। उसके बाद देखिए ओष्ठ, जो वर्ड यहाँ पर दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब ओठ, जो वर्ड ओठ को छूते हुए टच जीभ को, जो वर्ड बोलते समय जीभ जीभ ओठ को नहीं छुएगी, ओठ को छुएगा, तो वहां से जो वर्ड निकलेगा उसी को कहेंगे ओष्ठ, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दोनों जगह से बोले जाते हैं, कंठताल से, कंठोष्ठ से, ठीक है। उसके बाद दंतोष्ठ से, तो उसको भी हम आगे देखेंगे।
पहला था आपको विसर्जनीय नाम कंठा। यहाँ पर देखिए इसका हम जो एक्सप्लेन करते जाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा तो आप हमेशा आपको याद रहेगा। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए और 1 से 2 बार इसको देखिए। देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ का वर्ग, कु मतलब हुआ का वर्ग में आएगा पूरा का खा गा घा अंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हा और विसर्ग वाले जितने शब्द होंगे वो सब कहाँ से बोले जाएंगे, वहाँ कंठ से बोले जाएंगे। आगे देखिए युजु ऐसा नाम तालु, ई और च वर्ग। च वर्ग में फिर से हम आपको बता रहे हैं, च वर्ग का मतलब हुआ च, छ, ज, झ एंड या। ये सब कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। ई चू का मतलब च वर्ग, श का मतलब शा। ये जो 3 हैं ये कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, ईचू यसा नाम तालु। ई च वर्ग और या और श कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से बोले जाएंगे। सॉरी यहाँ पर यह नहीं होगा, ठीक है, संस्कृत में है थोड़ा, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपको संस्कृत में भी काम देने वाला है और हिंदी में भी काम देने वाला है। आगे देखिए ऋतु रसणाम मूर्धा। ऋतु रसणाम मूर्धा का मतलब हुआ कि जो री है, री से ऋषि पढ़ते री ट वर्ग। ट वर्ग में फिर से आप देखिए ट वर्ग क्यों कहा गया, क्योंकि 5 का ये शब्द है, इसीलिए वर्ग कहते हैं। टा, ठा, डा, ढा एंड अड़ा। तो इस टा वर्ग में आएंगे। तो यहाँ पर टा वर्ग नहीं ना लिख करके टू लिखा गया, इसका मतलब हुआ टा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग। री टा वर्ग और देखिए री टा वर्ग और र और स्टा कहाँ से बोला जाएगा, मूर्धा, मतलब ये मसूड़ों को टच करते हुए यहाँ से आवाज बाहर आएगी, ठीक है। आगे देखिए ऋतु लसना दंता। री जो आप ऐसे री लिखते हैं, ता मतलब ता वर्ग, ता मतलब ता वर्ग। देखिए ता वर्ग में क्या क्या आएगा, ता, था, दा, धा एंड ना। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, री ता वर्ग मतलब ता था दा धा ना। उसके बाद देखिए ला, जो यहाँ पर री था यहाँ पर ला है, ला और ये वाला जो सा है, ये जो बड़ा वाला सा है, इसको कहाँ से बोलेंगे, दांत। जब यहाँ पर जब हम कोई ये शब्द जब बोलेंगे तो यहाँ पर जीभ किसको टच करेगी, दांत को टच करेगी। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ऋतु लशा नाम दंता। ऋतु लशा नाम दंता, इसका मतलब हुआ री ता वर्ग और ला कहाँ से बोले जाएंगे, ला और शा कहाँ से बोले जाएंगे, दांत से बोले जाएंगे। उपु पद्मिनिया नाम मोष्टो, इसका मतलब ये हुआ कि उ मतलब उ दोनों, पु मतलब पावर, पा वर्ग मतलब क्या क्या आएगा, पा, फा, बा, भा और मा, इतने सब आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पा वर्ग, पु का मतलब पा वर्ग। और यहाँ पर देखिए उ और पा वर्ग कहाँ से बोले जाएंगे, ओष्ठ से बोले जाएंगे। आगे देखिए ए दे तो कंठ ताल। ए और ए, छोटा ए मतलब और बड़ा ए कहाँ से बोला जाएगा, कंठ और ताल से। जैसे हम अब बताए कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दोनों जगह दो उच्चारण उनका उच्चारण दो स्थानों से होता है। देखिए जैसे ए और ए कहाँ से बोलेंगे, कंठ ताल। इसका सूत्र क्या है, ए दे तो कंठ ताल। ए और ए दे तो मतलब दोनों ए और ऐ कंठ और तालु से बोले जाएंगे। ओ दे तो मतलब ओ और औ कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ ओष्ठ। ओ दे तो कंठोष्ठम, ओ दे तो कंठोष्ठम मतलब ओ और औ कहाँ से, कंठ और ओठ, कंठ और ओठ दोनों से बोले जाएंगे। ए दे तो कंठ तालु, तो ए और ऐ कहाँ से, कंठ और तालु दोनों से बोले जाएंगे। आप बोल के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वकारस दंतोष्ठम, वह क्या है, वह अकेला क्या है, ये भी 2 जगहों से बोला जाता है, पहला कंठ दूसरा दंत, ठीक है। कंठ और दंत दोनों से, दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाएगा। दंतोष्ठम मतलब दांत और ओठ। वकारस दंतोष्ठम, दांत, वह कहाँ से बोला जाएगा, दांत और ओष्ठ से बोला जाएगा। यमगणनम नासिका चा। तो आप ये देखिए कि हम यहाँ पढ़े क ख ग घ च छ ज ञ ट ठ ड ढ़ च न प फ म। यहाँ पर देखिए यमगणनम नासिका च, अगर आपको विजुअल हो रहा हो तो आप देखिए जो का से लेके माँ तक के स्पर्श व्यंजन पढ़े, इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक। का से लेकर माँ तक को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्यों कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है। जैसे का कंठ को, च तालु को, ता मूर्धा को, त दांत को, प ओठ को कहीं ना कहीं टच कर रही है, इसलिए का से लेके माँ तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसका जो लास्ट वाला वर्ड है
अंगा, ञ, ड़ा, ना और मा। ये कहाँ से बोला जाता है? तो नासिका से। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि सारे वर्ड दो दो जगहों से बोले जाते हैं। जैसे आप ऐसा कह सकते हैं पा को माँ को हम ओठ से भी बोलते हैं और नासिका से भी बोलते हैं। ना को हम तालू से बोलते हैं, दांत से भी बोलते हैं और नासिका से भी बोलते हैं। कि ये जो लास्ट के पांचों वर्ड हैं अंगा, ञ, ड़ा, ना और मा, कहाँ से बोले जाएंगे? नासिका। इसको हम इसका सूत्र कैसे बनाए हैं? यम गणनम नासिका च। देखिए ञ, मा, ड़ा, ड़ा, ना और मा कहाँ से बोला गया? नासिका से। यम गणनम नासिका च। और लास्ट है जीवा मूल्य, जीवा मूल्य से। कुछ वर्ड आप देखे होंगे इस तरीके से लिखे जाते हैं, इस तरीके के सिंबल लगते हैं और जीवा जो है जीभ है उसके मूल से बोले जाते हैं। तो ये था कुछ सूत्र जो आपको याद रखना है। अगर ये सूत्र आपको याद हो गया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप बहुत ही आसानी से हल कर देंगे। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक सबके लिए क्वेश्चन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर बार हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं कि जितने भी वर्ड हैं इसी सारे सूत्र में सारे वर्ड आ जाएंगे, चाहे जो हो, चाहे जो मात्रा हो, चाहे जो शब्द हो, चाहे जो वर्ड हो, सब सॉरी शब्द नहीं वर्ड, चाहे जो मात्रा हो चाहे जो वर्ड हो, इस सबको हम इसी सूत्र में इकट्ठा करके आपको बताए हैं। अको विसर्जनीय नाम कंठा, युचु यसा नाम तालु, ऋतु रस नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, उपपदनीया नाम मोष्ठो, एदैतो कंठ तालु, ओदैतो कंठोष्टम, वकार दंत ओष्टम, जीवा मूल्य से और यमगणनम नासिका च। ठीक है, ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये 10 सूत्र आपके लिए एकदम रामबाण का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे वर्ड को हम ले लिए हैं। तो एक भी वर्ड नहीं छूटा है कि कोई वर्ड छूट गया हो उसको कहाँ से बोला जाए, एक कंफ्यूजन शायद आपको न रह गई हो। आपको फिर से बता देते हैं। अको विसर्जनी नाम का मतलब होता है का मतलब का वर्ग, कु का मतलब कुवर्ग, यहाँ पर चू का मतलब हुआ च वर्ग, टू का मतलब हुआ टा वर्ग, तू का मतलब हुआ ता वर्ग और पू का मतलब हुआ पा वर्ग। ठीक है, उसके आगे देखिए आ, फिर यहाँ पर हा, यहाँ पर देखिए विसर्ग किससे बोला गया? कंठ से। फिर यहाँ पर देखिए ई, चा वर्ग और शा कहाँ से बोला गया? तालु से। री, ता वर्ग, रा और शा मूर्धन से बोला गया। री, ता वर्ग, ला और शा दंत से बोला गया। उ और पा वर्ग कहाँ से बोला गया? ओष्ठ से बोला गया। ए और ए दैतो, ए और आय कहाँ से? कंठ तालु से। ओ और औ कंठोष्ठ से। वह कहाँ से बोला गया? दंतोष्ठ से। और यमगणनम नासिका च, जो पांचों का से लेकर के मा तक के जो स्पर्श व्यंजन है उसके लास्ट वाले जो 5 वर्ड है यमगणनम, वो कहाँ से बोले जाएंगे? नासिका से। जीवा मूल्य से। तो आज की इस क्लास में हम बहुत सारी चीजें, बहुत बेसिक सी चीजें सीखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको भूल जाता है। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से बताया ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ भी इम्पोर्टेंट चीजें लेकर के आपके बच्चों के लिए। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।